हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री यूपीएससी प्रिपरेशन। कल हमने एग्रीकल्चर इन इंडिया इस टॉपिक पे बात करी थी और साथ ही साथ हमने कुछ इम्पॉर्टेंट डेटा भी देखा था जो आपके लिए यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए लेक्चर 2 में हम बात करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न एंड इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो ऐसा नहीं है कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, बट सिंस मैंने आपको कल भी कहा था, आज भी यही बात कह रही हूँ कि ये टॉपिक बार बार डिस्कस होता है। आप ज्योग्राफी के साथ इसको डिस्कस करते हो, इकोनॉमिक्स के साथ इसको डिस्कस करते हो, तो उसी चक्कर में कई बार क्या होता है कि बिखरा हुआ सिलेबस और बिखरा हुआ मटेरियल होने की वजह से जब आपको एग्जाम में प्रेजेंट कर अपना जो इन्फॉर्मेशन, अपना जो डेटा है उसको प्रेजेंट करने की जब ज़रूरत पड़ती है तो मटेरियल उतना अच्छे से आप रिकॉल नहीं कर पाते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर, क्रॉपिंग पैटर्न्स इन इम्पॉर्टेंट क्रॉप। आई होप आपको मेरा कल वाला लेक्चर अच्छा लगा हो। ये ज़्यादा टेक्निकल नहीं होने वाला, ठीक है। और ये जो मटेरियल मैं और ये जो कंटेंट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है। सबसे पहले बात करते हैं टाइप ऑफ फार्मिंग की। तो 3 टाइप की फार्मिंग हम करते हैं। एक होता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब ये हो रहा है कि हम अपने लिए, अपने कंजम्पशन के लिए, अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए फूड ग्रेन या जो खेती है वो फूड ग्रेन उगा रहे हैं या खेती कर रहे हैं, ठीक है। प्रिमिटिव वर्ड यहाँ पे जुड़ा तो इसका मतलब ये होता है कि हम जो टूल्स यूज़ कर रहे हैं वो बहुत पुराने हैं, हम अभी भी ट्रेडिशनल वे से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जब शुरू में इंसान ने खेती करना शुरू किया था, मतलब जब एग्रीकल्चर धीरे धीरे अडॉप्ट किया, करना शुरू किया, तो उस टाइम पे जो टूल्स होते थे वो काफ़ी प्रिमिटिव माने जाते थे, ठीक है। और अभी भी अगर आप कुछ ट्राइबल एरियाज़ में जा करके देखो तो अभी भी ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग आपको मिल जाएगी। देन कम्स द इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस का मतलब ये होता है कि आप वैसे क्रॉप ग्रो तो कर रहे हो अपने लिए, अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए, बट वहाँ पे बहुत ही इंटेंसिव वे में काम हो रहा है। अभी जैसे क्या है कि जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सब खेत में लगे हुए हैं, हालांकि वहाँ पे 2 लोगों की ज़रूरत है बट वहाँ पे 5 लोग काम कर रहे हैं। जो हम इनपुट डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर, सीड्स, वो काफ़ी मतलब इंटेंसिव वे में वहाँ पे उन चीज़ों का यूज़ हो रहा है। दैट इज़ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और तीसरा आता है कमर्शियल फार्मिंग। जैसे प्लांटेशन है, प्लांटेशन क्रॉप हम ग्रो करते हैं। कमर्शियल मतलब कि हम उन क्रॉप को ग्रो करते हैं मार्केट पर्पज से, यानी उनको सेल करने के पर्पज से। जैसे कॉटन ग्रो किया जाता है। अब कॉटन जो है वो कितने लोगों को मतलब घर में ज़रूरत पड़ती है, हार्डली, राइट। तो हम जनरली क्या होता है कि बाहर उसको भेजते हैं कॉटन को। तो ये होता है कमर्शियल फार्मिंग। ये तो 3 टाइप की फार्मिंग, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इनको। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, तो ये कुछ पॉकेट्स में अभी भी प्रैक्टिस की जाती है। जैसे जो प्रिमिटिव टूल्स होते हैं, जैसे डिगिंग स्टिक्स है या फैमिली और कम्युनिटी लेबर हो जिसको हम बोलते हैं, तो उन प्रिमिटिव टूल्स की मदद से ही ये अभी एग्रीकल्चर हो रही है। एंड दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड सुटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ द क्रॉप्स ग्रोन। ऑल्दो इंडिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी मानी जाती है या एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकोनॉमी मानी जाती है, बट स्टिल हमारी जो एग्रीकल्चर है वो अभी भी मानसून डिपेंडेंट है। एक मेजर चंक है हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका, जो अभी भी डायरेक्टली मानसून पे डिपेंडेंट है इरिगेशन नीड्स के लिए। और कई जगह पे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को स्लैश एंड बर्न भी कहा जाता है। स्लैश एंड बर्न इन द सेंस कि एक पैच है, ज़मीन का एक हिस्सा, एक टुकड़ा है, उस पर फॉरेस्ट है या कोई भी वेजिटेशन है, उसको क्लियर किया जाएगा बर्निंग मेथड से, यानी उसको जला करके उसको साफ किया जाएगा ज़मीन को, फिर वहाँ पे खेती की जाती है। दैट इज़ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। आपने सुना होगा, या झूम कल्टिवेशन के बारे में सुना होगा। एंड ये जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है ये वर्ल्ड में अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में इसको मिल्पा कहते हैं, देन वेनेजुएला में इसको कॉनिको, एंड ब्राज़ील में रोका। आई एम सॉरी अगर मैं किसी वर्ड को गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो। सेंट्रल अफ्रीका में मसौले, लडांग इन इंडोनेशिया एंड रे इन वियतनाम। इंडिया में भी इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे एमपी में इसको बेवार कहा जाता है या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू, देन पमादाबी इन ओडिशा, कुमारी इन वेस्टर्न घाट, वालरे इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, खिल इन हिमालयन बेल्ट, कुरुवा इन झारखंड एंड झूमिंग इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ये था हमारा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। फिर आता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये ऐसे एरियाज में आपको देखने को मिलेगी जहां पर हाई पॉपुलेशन प्रेशर है। जैसे अगर आप देखो तो जैसे गंगा बेल्ट है, वहाँ पे क्या होता है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है।
अब हमारे यहाँ ज़मीन जो है एग्रीकल्चरल लैंड वो जो मान लीजिए पेरेंट्स के नाम है वो चीज़ डिवाइड होएगी उनके बच्चों में, तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होता है और वहाँ पे अपनी फैमिली को सस्टेन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फार्मिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो एक डोमिनेट करते हुए एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ये टाइप की फार्मिंग आपको उन एरियाज में देखने को मिलती है जहाँ पे हाई पॉपुलेशन प्रेशर है, लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है और बायोकेमिकल इनपुट और इरिगेशन का बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव वे में यहाँ पे यूज़ होता है। वाई? बिकॉज टू ऑब्टेन दी हायर प्रोडक्शन एंड देयर इज इनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। देन कम्स दी कमर्शियल फार्मिंग। इसकी मेन खासियत ये होती है कि हम यहाँ पर मॉडर्न इनपुट्स यूज़ करते हैं, जैसे हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। वाई? बिकॉज वी वांट टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। देन यहाँ पे क्या होता है कि कमर्शियलाइजेशन कितना है, इट वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। जैसे हरियाणा एंड पंजाब में राइस एक कमर्शियल क्रॉप है। वाई? बिकॉज हमारी जो स्टेपल डाइट है वो वीट है, राइट? तो जब हम राइस को ग्रो करते हैं तो इट इज़ फॉर कमर्शियल पर्पज। लेकिन अगर आप ओडिशा में देखें तो ये एक सब्सिस्टेंस क्रॉप है। ये एग्जाम्पल आपको यही समझाने के लिए है कि ज़रूरी नहीं एक पर्टिकुलर क्रॉप ही कमर्शियल क्रॉप कहलाती है। क्रॉप अलग अलग एरिया में, एक जगह हो सकता है वो कमर्शियल क्रॉप की तरह ग्रो की जा रही हो, एक जगह हो सकता है कि वो सब्सिस्टेंस क्रॉप की तरह ग्रो की जा रही हो। एंड प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। आई होप यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब ये होता है कि एक ज़मीन का जो हिस्सा है वहाँ पर आप किस प्रकार की क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, ठीक है? अब एक साल में मान लीजिए 3 सीजन होते हैं, रबी सीजन, आपका खरीफ सीजन एंड देन आप जायद भी, जहाँ पे आप बहुत ही शॉर्ट सीजन होता है ये, बट यहाँ पर क्या होता है कि जो हाई वैल्यू जिसको आप बोल सकते हो वेजिटेबल है उनको ग्रो कर सकते हो इजीली, तो आपके लिए काफ़ी, ये एक फार्मर के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आप किस प्रकार की क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं। क्या आप 2 बार सीजन में क्रॉप ले रहे हैं या फिर क्या एक साल में एक ही बार क्रॉप आप उगा पा रहे हैं? रबी सीजन में उगा ली, जायद में ज़मीन को वैसे फ्री छोड़ दिया, खरीफ में भी कुछ नहीं उगाया, ऐसा आप पैटर्न देखते हैं। दिस इज कॉल्ड क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है? सो इट रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। अब कौन से ऐसे फैक्टर है जो क्रॉपिंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस करते हैं? जैसे अगर आप हरियाणा पंजाब वाले रीजन में जाओगे तो वहाँ पे बहुत इंटेंसिव वे में कल्टीवेशन होती है। वहाँ पे क्या होता है, ज़मीन को कुछ टाइम के लिए भी फ्री नहीं छोड़ा जाता। आपने वीट ग्रो करी, उसके बाद में आपने कुछ टाइम के लिए ककम्बर है या ककड़ी, घिया, जो भी है, लौकी, तोरी, उनकी सब्जी उगाई, उसके बाद में फिर आपने खरीफ सीजन के लिए कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी। तो और कुछ रीजन में, जैसे राजस्थान के कुछ एरिया जहाँ पे मानसून की बारिश पे ही मोस्टली लोग डिपेंडेंट होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक सीजन में क्रॉप ग्रो की जाती है, उसके बाद में उनको पता है कि जितना इनपुट वो लगाएंगे उतना उनको नहीं मिलने वाला, तो वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ज़मीन को फ्री छोड़ देते हैं। सो what are the factors that influence the cropping pattern? The very first is agroclimatic condition of the region, भी वहाँ का जो एग्रीकल्चरल क्लाइमेट कैसा है, फर्स्ट थिंग। देन रिसोर्स अवेलेबिलिटी क्या है, जैसे ज़मीन, पानी बहुत हद तक मतलब डिटरमाइन करता है कि किस प्रकार की क्रॉपिंग वहाँ पे होगी। देन टोपोग्राफी ऑफ रीजन, भी रफ टेरेन है, प्लेन रीजन है, किस प्रकार की टोपोग्राफी है। देन कम्स द मार्केट फोर्सेस एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर। अब बात करते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न डिटरमाइन करता है लेवल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। हाउ? दिस रिफ्लेक्ट द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ऑफ एनी रीजन। जैसे क्रॉपिंग पैटर्न में जितने हमने ये फैक्टर्स अभी इंक्लूड किए, इसके अलावा एग्रेरियन पॉलिसी, अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, ये भी काफ़ी हद तक डिटरमाइन करते हैं कि किस प्रकार की हम क्रॉपिंग करने वाले हैं। सो इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और जैसे जैसे सॉइल अपने आप को इम्प्रूव करती है, अपनी फर्टिलिटी को रीगेन करती है, तो दैट विल हेल्प अस इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ द क्रॉप, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ टाइप ऑफ क्रॉपिंग है क्रॉपिंग पैटर्न में, मतलब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहला है मोनोक्रॉपिंग। नाम से आपको पता चल रहा होगा, मोनोक्रॉपिंग। इसमें क्या होता है कि सीजन बाय सीजन हम सिर्फ एक ही क्रॉप को ग्रो करते हैं। जैसे
राइस विल बी प्लांटेड ईयर आफ्टर ईयर इन द सेम फील्ड, दैट इज मोनोक्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होता है कि आप अलग अलग ऑब्वियसली 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप को ग्रो कर पा रहे हो इन 1 कैलेंडर ईयर। और इसमें क्या होता है, इंटेंसिव इनपुट मैनेजमेंट प्रैक्टिस का सहारा लिया जाता है। अब मल्टीपल क्रॉपिंग में ही इंटर क्रॉपिंग आ जाती है, मिक्स्ड क्रॉपिंग आ जाती है और सीक्वेंस क्रॉपिंग आ जाती है। तो तीनों को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले इंटर क्रॉपिंग की बात करते हैं। इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है कि एक मान लीजिए ये पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप को साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप को ग्रो किया जा रहा है इन 1 कैलेंडर ईयर विद अ डेफिनेट रो पैटर्न। भाई यहाँ पे मान लीजिए एक क्रॉप ग्रो की, फिर यहाँ पे दूसरी क्रॉप, इस तरीके से। इसमें भी अलग अलग है, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग भी 3 टाइप की हो सकती है, जैसे रो इंटरक्रॉपिंग, ये जो मैंने आपको बताया ये रो है। इसके अलावा स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग, जैसे मान लीजिए ये 1 हेक्टेयर जमीन है, ये कॉन्टिन्यूस पैच ऑफ लैंड है, तो आपने यहाँ पर ए ग्रो की, यहाँ पे क्रॉप जो है वो बी ग्रो की, दैट इज स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग। देन रिले इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है कि ऑलरेडी वहां पे एक क्रॉप है, ठीक है, एक फसल वहां पे ऑलरेडी उगी हुई है, अभी तक उसको हार्वेस्ट नहीं किया गया है और इतने में ही आपने दूसरी क्रॉप को ग्रो किया, दूसरी फसल बो दिया आपने, ठीक है। सो अ सेकंड क्रॉप इज प्लांटेड व्हेन द एग्जिस्टेड क्रॉप हैज फ्लावर्ड बट नॉट हार्वेस्टेड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्रॉप रोटेशन की और सिक्वेंशियल क्रॉपिंग। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि हम सीजन बाय सीजन चेंज करते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि हमें जो लेग्यूमिनस प्लांट है उनको बोना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं वो, साथ ही साथ जो सोइल की फर्टिलिटी है उसको रीगेन करने में भी काफ़ी बेनिफिशियल है। तो क्रॉप रोटेशन से हम एक तो सोइल की फर्टिलिटी मेंटेन करने में हेल्प मिलती है, और कई बार क्या होता है कि हम ज़मीन को फ्री छोड़ देते हैं, मतलब उसमें क्या होता है कि वीड्स, पेस्ट और डिजीज जो है उनको कंट्रोल करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। देन कम्स द सिक्वेंशियल क्रॉपिंग। इसमें 2 क्रॉप को सेम फील्ड में ग्रो किया जाता है, 1 आफ्टर द अदर इन सेम ईयर, ठीक है। तो ये तो ऑलमोस्ट आपने देखा ही होगा कि एक सीजन में एक क्रॉप ग्रो करी, उसके बाद में दूसरा सीजन आया, उसमें दूसरी क्रॉप आपने ग्रो करी। तो ये होता है सिक्वेंशियल क्रॉपिंग। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का एक पर्टिकुलर क्रॉपिंग पैटर्न है, बात करते हैं उसके कुछ फीचर्स यहाँ पे मैंने एनलिस्ट करे हैं। जैसे हमारा टोटल क्रॉप्ड एरिया है उसमें 3/4 हिस्से पे अभी भी हम फूड क्रॉप को ग्रो करते हैं, मतलब फूड ग्रेन प्रोडक्शन डोमिनेट करता है हमारे एग्रीकल्चर सिनेरियो को। देन राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप इन इंडिया, नो डाउट। और सेकंड कौन सी है, व्हीट। देन 2019-20 का अगर हम डेटा उठाएं तो अमंग द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन 2019-2020 शेयर ऑफ रबी क्रॉप वाज मोर देन दैट ऑफ खरीफ क्रॉप लाइक इन द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। दिस स्टेटमेंट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टेटमेंट को घुमा करके प्री के अंदर सवाल पूछा जाए, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जितना भी फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ उसमें रबी क्रॉप का जो हिस्सा था वो ज्यादा था एज कंपेयर टू द खरीफ क्रॉप। और ये ऐसा नहीं है कि 2019-20 में हुआ है, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर का डेटा उठा करके देखो, यही सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। देन द मेजर कमर्शियल क्रॉप इन इंडिया आर शुगर केन, कॉटन एंड जूट, एंड प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 198 मिलियन टन 1996-1999 का जो 3 सालों का डेटा उठाएं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 198 मिलियन टन हमारा प्रोडक्शन था, और वो बढ़ करके अभी 269 मिलियन हो चुका है और अभी भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो दैट इज द क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। आगे बात करते हैं मेजर क्रॉप क्या है इंडिया की। फूड ग्रेन ऑब्वियसली डोमिनेट करते हैं, जिसमें सीरियल्स आ जाते हैं, पल्सेस हैं। देन शुगर केन, ठीक है, जूट एंड मेस्टा, कॉटन, ऑयल सीड्स एंड प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप में जैसे टी, कॉफी, ठीक है, रबर, ये सारी चीजें प्लांटेशन क्रॉप में आती हैं। तो क्रॉपिंग सीजन की बात करते हैं। 3 प्रकार के क्रॉपिंग सीजन होते हैं, खरीफ, रबी एंड जायद। खरीफ में कौन कौन से, जो जैसे कि पैडी, मेज, कॉटन, ज्वार। रबी में बार्ले, वीट, पीज, मस्टर्ड। जायद में वाटरमेलन, मस्क मेलन का कमर। कब से कब तक ग्रो होता है, यू ऑल नो अबाउट दैट, ठीक है। और फिर भी अगर किसी को डाउट हो कि मुझे नहीं पता खरीफ सीजन कब से कब तक आता है या रबी सीजन कब से कब तक आता है, तो एक बार पूछ लेना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में।
अब ये वाला जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, इट्स लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि एग्जैक्ट डेटा याद रखो कि ओके 44.2 मिलियन हेक्टेयर था तो उतना पता होना चाहिए, बट एक आइडिया ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। अगर ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन आता भी है तो आपके पास सफिशिएंट पॉइंट हो रिकॉल करने के लिए और आंसर को सही अटेम्प्ट करने के लिए क्वेश्चन को। तो ये है क्रॉप वाइज एरिया अंडर कल्टीवेशन, और ये डेटा मैंने 2021-22 के इकोनॉमिक सर्वे से उठाया है। तो अगर आप जो स्टेटिस्टिक्स वाला पार्ट है इकोनॉमिक सर्वे का, वहां पर पे जाकर के देखोगे तो एक पूरी टेबल दी हुई है। यहाँ पे मैंने तो हार्डली 12 क्रॉप उठाई हैं, आप वहां पे पूरी टेबल है, देख सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे क्या होता है, टोटल जो एरिया जहाँ पे हम फार्मिंग करते हैं या एग्रीकल्चर करते हैं, जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है, ठीक है, उसमें कौन सी क्रॉप का एरिया कितना है। भाई अगर हम राइस है तो वो कितने लैंड एरिया पे ग्रो करते हैं, वीट कितने एरिया पे ग्रो करते हैं, ये कई बार पूछ लिया जाता है। कैसे, वो क्वेश्चन हमने लास्ट में दिया हुआ है। तो यहाँ पे 2019-20 और 20-21 का डेटा मैंने उठाया है, 18-19 का भी दिया हुआ है, डोंट वरी। तो पिछले 3 सालों में आपको मदद मिल जाएगी पता करने में कि एरिया बढ़ा है या घटा है। सबसे पहले बात करते हैं राइस की। राइस 2018-19 के अंदर 44.2 मिलियन हेक्टेयर के अंदर ग्रो किया गया था, जो कि बाद में घट करके 19-20 में 43.7 मिलियन हुआ, और ये 20-21 में बढ़ करके 45.1 मिलियन हुआ। यानी ये क्या है, फ्लक्चुएशन शो कर रहा है, ठीक है, फ्लक्चुएट कर रहा है। उसके बाद में वीट की अगर हम बात करें तो वीट 2018-19 में 29.3 मिलियन हेक्टेयर के अंदर ग्रो किया जा रहा था, जो बढ़ करके 31.4 हुआ, और अभी क्या है 31.6 मिलियन हेक्टेयर के अंदर वीट ग्रो किया है। यानी कि इंक्रीज हुआ है, लेकिन थोड़ा, ज्यादा ऐसे सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं देखने को मिला हमें। देन कम्स दी पल्सेस, ये फ्लक्चुएशन भी आप बोल सकते हो या स्टेगनेंट सा आप इसको बोल सकते हो। पल्सेस की अगर हम बात करें तो ये 29.2 मिलियन हेक्टेयर के अंदर 2018-19 में ग्रो किया गया था, अभी 28 मिलियन हेक्टेयर है, और जो बढ़ करके 28.8 मिलियन हेक्टेयर एरिया के अंदर हम पल्सेस को ग्रो कर रहे हैं। ऑयल सीड 24.8%, माफ कीजिएगा 24.8 मिलियन हेक्टेयर, जो कि बढ़ करके 27.1 मिलियन हेक्टेयर, और अभी क्या है 2020-21 में 28.8 यानी 28.8 मिलियन हेक्टेयर के अंदर ऑयल सीड को हम ग्रो करें। तो ये देखिएगा, पल्सेस और ऑयल सीड का जो एरिया है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एरिया अंडर पल्सेस एंड ऑयल सीड्स आर ऑलमोस्ट सेम, तो आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल उस स्टेटमेंट को टिक करना है आपने। देन ज्वार की हम बात करें तो 4.1 मिलियन हेक्टेयर था, जो 19-20 में बढ़ करके 4.8 मिलियन हुआ, एंड देन 20-21 में बढ़ करके 4.2 हुआ, ठीक है। अब ये ट्रेंड आपको याद करना, आप कैसे याद करते हैं, इट्स अप टू यू। मैंने आपको बता दिया, डेटा दे दिया, उनको इंटरप्रेट करके बता दिया, ठीक है। उसके बाद में बाजरे की बात करते हैं तो ये 7.1 मिलियन हेक्टेयर में था, जो कि अभी 7.5 एंड 7.6 मिलियन हेक्टेयर में है। आप देखना कि किसी भी क्रॉप में ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आया है। तो मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि 2017-18 के अंदर पिछले 5 सालों में ऐसा क्या डेटा रहा, तो यहाँ तो 3 सालों का मैंने दिया है। पिछले 5 सालों का अगर आपने निकालना हो तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि ऐसा नहीं है, राइस का भी इस साल ये 45.1 मिलियन हेक्टेयर था, तो इससे बढ़ करके कभी 50 मिलियन रहा होगा या कभी 60 मिलियन रहा होगा, तो वो आप आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। बाजरे की अगर हमने बात डिस्कस कर लिया। मेज़ की अगर हम बात करें तो 9.9 मिलियन हेक्टेयर था, जो बढ़ करके 9.6 मिलियन हेक्टेयर हुआ, और प्रेजेंटली 9.9 मिलियन हेक्टेयर है। शुगर केन डिक्लाइन ट्रेंड शो कर रहा था, फिर वापस से बढ़ा, यानी फ्लक्चुएशन है। पहले 5.1 मिलियन हेक्टेयर था, जो बढ़ करके 4.6 मिलियन हेक्टेयर हुआ, देन 4.9 मिलियन हेक्टेयर। कॉटन की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा बड़ा है, पिछले बड़ा भी नहीं, ये भी फ्लक्चुएशन ही शो कर रहा है। 12.6 मिलियन हेक्टेयर, देन कम्स दी 2019 एंड 2020, जहां पर 13.5 मिलियन हेक्टेयर के अंदर कॉटन को ग्रो किया गया, एंड 2020-2021 में 13 मिलियन हेक्टेयर के अंदर इसको ग्रो किया गया। ओके, अब मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन को पूछती हूँ। तो सबसे ज्यादा ग्रो की जाने वाली क्रॉप कौन सी है एरिया वाइज? आप कहेंगे राइस, ठीक है। सेकंड व्हीट, बिल्कुल ठीक है। थर्ड नंबर किसका आता है? पल्सेस एंड ऑयल सीड का। उसके बाद में किसका आता है? कॉटन का आता है, और कॉटन के बाद में मेज का आता है, ठीक है। देन कम्स बाजरा, और फिर कहीं पे जा करके आएगा ज्वार का। 4.2 है ज्वार भी,
यहाँ पे शुगर केन का आएगा 4.9 है, ठीक है। अब ये जो ट्रेंड है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। टी का जो एरिया है वो ऑलमोस्ट सेम रहा है थ्रू आउट दी 1 डेकेड, आप बोल सकते हो। टी और कॉफ़ी का जो एरिया है, टी का यहाँ पे मेंशन कर रखा है मैंने, कॉफ़ी का आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कितने मिलियन हेक्टेयर के अंदर हम कॉफ़ी जो है वो ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे 0.6 मिलियन हेक्टेयर है, फिर 2019-2020 में भी 0.6 मिलियन है, देन 2020-2021 के अंदर भी 0.6 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है। तो ये जो डेटा है ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा रही हूँ जो पिछले सालों में यूपीएससी ने पूछा है। ये 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द कल्टिवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप इन इंडिया इन द लास्ट 5 years कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, एरिया अंडर द राइस कल्टिवेशन इज द हाईएस्ट, ओके, ठीक है। एरिया अंडर द कल्टिवेशन ऑफ ज्वार इज मोर देन दैट ऑफ ऑयल सीड, नहीं। Oil seed is around 28.8 million hectare and jowar is like 4.9 or 4.2, I'm sorry। तो काफ़ी डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली ज्वार का ज़्यादा नहीं है ऑयल सीड से। देन एरिया ऑफ कॉटन कल्टिवेशन इज मोर देन दैट ऑफ शुगर केन। कॉटन कल्टिवेशन और शुगर केन एक बार छोड़ देते हैं, वैसे हमें पता है कि कॉटन का ज़्यादा है, अराउंड 13% है। एरिया अंडर शुगर केन कल्टिवेशन हैज स्टेडली डिक्रीज्ड, इसका कोई आइडिया नहीं है, हो सकता है आप फैक्ट ना पढ़ के जाएं तो इस पे डाउट हो सकता है। पहले जितना हमें फर्स्ट 2 स्टेटमेंट का पता है उसके हिसाब से कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, यानी कि बी एंड सी इनकरेक्ट हो जाए, ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हमारे, बचे सेकंड पोर्शन। तो सेकंड हमें पता है सेकंड स्टेटमेंट का कि ये गलत है, तो मैं इसको भी एलिमिनेट कर सकती हूँ। नाउ द करेक्ट स्टेटमेंट इज ए, where 1 and 3 statement are correct, 1 and 3 only is correct। आंसर देखते हैं, आंसर इज ए। तो इस तरीके से अगर आपने ये टेबल एक बार देखी है तो आपको आइडिया ज़रूर हो जाएगा। मैं ये नहीं कहती आप याद करके जाओगे तभी आपको ज़रूर क्वेश्चन आएगा, बट हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन दोबारा यूपीएससी पूछती है तो डेफिनेटली आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। देन ये कुछ उस क्रॉप के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं, तो लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा अगर हम अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि हम कल ये टॉपिक उठाते हैं अलॉन्ग विद द प्लांटेशन क्रॉप और उसके साथ ही इसका जिक्र करते हैं, ठीक है। ये जैसे इस स्टेटमेंट की भी हम बात करेंगे कि विद रेफरेंस टू द पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंस। अभी क्या आपने देखा होगा कि पिछले कुछ टाइम से पल्सेस हम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी करते हैं, कंज्यूम भी करते हैं और इम्पोर्ट भी कर रहे हैं। हमारी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए इनफ प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो हमें इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। बट अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव्स लिए हैं टू इम्प्रूव द पल्स प्रोडक्शन और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और वैसे अगर क्वेश्चन याद ना रहे तो मैं बता दूं कि जितने भी पल्सेस ग्रो की जाते हैं, अब ये चलो आपके लिए ये हम कल वाले उसमें डिस्कस करेंगे। आप मुझे बताएंगे कि पल्सेस में सबसे ज़्यादा कौन सी पल्स को हम ग्रो करते हैं। मतलब बहुत सारे होते हैं ना, जैसे अरहर, तुअर, मूंग, चना, बहुत सारे हैं, उसमें कौन सी ऐसी क्रॉप है जो सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है? कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएंगे, ठीक है जी। तो चलिए कल मिलते हैं फिर। Till then, take care and thank you so much।